जो है आपके पास एसएफडी एंड बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बिल्कुल सारे हो जाएंगे, ठीक है। एसएफडी एंड बीएमडी डियर, इस चैप्टर के बारे में पहले तो मैं कंटेंट की बात करूंगा कि इससे प्री में कितने क्वेश्चंस आएंगे और मेन में कितने क्वेश्चंस आएंगे और ये चैप्टर कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर अगर आप स्टेट जेई दे रहे हो, जैसे अभी जितने भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इसके कुछ फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस आएगा इस पे, ठीक है। ये किस में आएगा? ये आपके पास आएगा एसएससी जेई और राजस्थान जेई या फिर भी जिस भी जेईएन की आप तैयारी कर रहे हो, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट आएंगे और आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास ऑब्जेक्टिव में ही जिनके लिए आपको थोड़ा थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी बेसिस, कुछ आइडियाज होना चाहिए अबाउट द एसएफडी बीएमडी, तो उससे भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने अक्सर देखा है कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस बनने का चांस होता है, 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव। देखो ऑन 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 एवरेज बता रहा हूं, ठीक, इतने एवरेज इसमें बनते हैं। पहले क्लियर कर रहा हूं, पहले चैप्टर से, अगर पहले चैप्टर की बात करें तो उस पूरे चैप्टर से बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन उससे भी बनते हैं अपने पास जनरली, ठीक है। पूरी सॉम की बात करें तो मैं मान के चल रहा हूं कि 10 क्वेश्चन सॉम से बनते हैं आपके पास, तो 10 क्वेश्चन की बात मैं कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। और अब आ जाओ जो एई की तैयारी कर रहे हैं और जो एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो मैकेनिकल से है वो तो ये मान के चलना कि इसमें 15 मार्क्स का फिक्स है, मैकेनिकल तो फिक्स है कि 15 नंबर का आएगा या आएगा मैकेनिकल से मेंस में। एई की जो बात कर रहे हैं वो 20 नंबर का फिक्स है, 20 मार्क्स, ये मैकेनिकल की बात कर रहा हूं मैं अभी। एमी मैकेनिकल फिक्स है, आएगा ही आएगा ये। अगर सिविल की बात करें तो सिविल में अगर मेंस की बात करें, एसएससी मेंस की, तो डियर ये जब भी आएगा, मतलब हर हर 2 साल या 1 साल में जरूर पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछेगा ये 25 मार्क्स का पूछेगा या ये पूछेगा 30 मार्क्स का, इकलौता एक क्वेश्चन। और इसके चांस आने के 80 से 90% चांस होते हैं, जाके देख लेना बुक में, मेंस की बुक में देखो कि सिविल में जब भी ये आया है ये क्वेश्चन 25 से लेके 30 मार्क्स का आएगा। और एई में भी ये मैंने अक्सर देखा है, एई में भी ये 20 to 30 मार्क्स का आएगा, 2 हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप सिविल से है तो जितने भी आप टॉस में जब भी आप जाओगे, और टॉस में अपन जनरली क्या देखते हैं डियर, जनरली अपन डिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, कितना डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन विदाउट एसएफडी बीएमडी सॉल्व हो ही नहीं सकता। डिफ्लेक्शन उन्हीं का स्ट्रांग होगा जिनका एसएफडी बीएमडी स्ट्रांग है। और अधिकांश का सिलेक्शन अधिकांश का डिफ्लेक्शन वीक इसलिए होता है क्योंकि उनका एसएफडी बीएमडी स्ट्रांग नहीं है। अगर आपका एसएफडी बीएमडी स्ट्रांग होगा तो आपका डिफ्लेक्शन पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अगर जो एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं आज से ही, ये मान के चलना ये तो आएगा ही आएगा। इसके साथ जब डिफ्लेक्शन की बात करें तो 40 नंबर का क्वेश्चन डिफ्लेक्शन से आएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन इस डिफ्लेक्शन से, और 40 नंबर का क्वेश्चन यहां से 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 2 टॉपिक से मेंस में। सिविल वालों का, सिविल वालों को अगर मेंस में सिलेक्शन लेना है ना, तो उनको एसएफडी बीएमडी और डिफ्लेक्शन पढ़ जाओ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ जाओ। आपके चांस है कि 60 नंबर तो आएंगे आएंगे, कहीं नहीं जाए। हाँ, मेंस के बात कर रहा हूँ, प्री में थोड़ा कम आता है, ठीक है, प्री में थोड़ा कम आता है, लेकिन कम का मतलब नहीं छोड़ के जाए, ठीक है। तो चलिए इसको अपन अब इसको देखते हैं कि एसएफडी बीएमडी क्या है।
तो मैंने इसका वेटेज आपको समझाने की कोशिश की है और मैंने आपको बताया किस टाइप से हो सकता है। डियर, एसएफडी वीएमडी में अभी तक अपन ने मैं ये जानता हूं कि इस वाले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट सिविल ब्रांच से है और सिविल में एसएससी जेईएन की पोस्ट भी काफी हाई होती है। और डीआर अगर आप बहुत प्रॉपर तरीके से तैयारी करो ना तो एसएससी जेईएन में एक बार में जेईएन बन जाओगे आप, एक बार में जेईएन बन जाओगे। बस थोड़ा सा आपका प्री निकलना चाहिए। अगर आपने प्री निकाल दिया तो आपका 80% चांस है कि आप मेंस निकाल जाओगे। प्री ही डिफिकल्ट है, याद रखना, प्री ही डिफिकल्ट है, मेंस तो निकाल दोगे। तो प्री पे फोकस करो, फिर मेंस की बात करें साथ में। तो देखिए डियर, मैंने अब तक आपको अभी एक स्ट्रक्चर पढ़ाया है। मैंने 4 स्ट्रक्चर की बात की थी प्रीवियस क्लास में। बार, बीम, साफ्ट, कॉलम और स्ट्रक्ट, ये 4 चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको। ठीक है, पहला मैंने बार पढ़ाया था, दूसरा मैंने बार, बीम, साफ्ट और स्ट्रक्ट, ये चार चार स्ट्रक्चर की बात मैंने आपसे की थी जनरली। तो मैं बार आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं एसएफडी बीएमडी के अंदर जिस चीज को मैं आपको देखता हूं वो मेरे पास उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बीम। क्या होता है स्ट्रक्चर का नाम? बीम। तो एसएफडी बीएमडी में हम बीम को पढ़ते हैं। अब ये बीम क्या होती है मैंने वहां भी समझाया था और यहाँ भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो डियर एक चीज बताइए, एक चीज देखना कि अपन ने, जहां मैं रहता हूं ना डियर, जहां मैं रहता हूं, ठीक है, तो पहले मैं अपने ननिहाल जाया करता था। तो ननिहाल में क्या है कि आम के पेड़ बहुत सारे हैं, हमारे वहां आम के पेड़ बहुत सारे हैं। ठीक है, उस आम के पेड़ में आप आम के पेड़ में कुछ ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती है। नहीं, डिप्लोमा और डिग्री का पेपर सेम होता है एसएससी जेईएन के लिए। ये ब्रांचेस निकली हुई होती है और इन ब्रांचों पे कुछ आम लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो डियर अगर अपन इंजीनियर एक इंजीनियर कैसे देखेगा इसको, तो अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम मतलब देखा है ज्यादातर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। थोड़ा सा बिजली चला गया है। ठीक है, तो डियर, तो जो ये क्या होता है हमने देखा है कि अक्सर इसकी ये वाली टहनी यहां से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और ब्रेक हो जाती है तो जिस इस पे जितने भी आम लगे होते हैं, जितने भी मैंगो होते हैं, वो मैंगो नीचे आ जाते हैं और इजीली तरीके से हम उन्हें खाने लग जाते हैं, मजा आता है वहां पे। ठीक है, तो ये क्यों टूट गई? ये क्यों टूट गई? तो जब अभी मुझे फील होता है ऐसा, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसा फील होता है कि इन मैंगो की वजह से इस पे एक फोर्स आ रहा होगा। मैंगो की वजह से इस ब्रांच पे एक फोर्स आ रहा होगा और इस फोर्स की वजह से ये यहां से ब्रेक हो गई होगी। तो एक बात देखेंगे, तो ये फोर्स इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन के कैसे लग रहे होंगे? परपेंडिकुलर। ये फोर्स इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन के कैसे लग रहे होंगे? परपेंडिकुलर। तो ये जब भी कोई फोर्स लॉन्गिट्यूडनल लाइन के परपेंडिकुलर लगता है तो दियर दैट फोर्सेस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स शियर लोड। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फोर्स लॉन्गिट्यूडनल लाइन के परपेंडिकुलर लगता है, कैसे लगता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ, परपेंडिकुलर जब भी लगेगा तो उसे अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स शियर लोड। और ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से ये यहाँ पे ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे इस लोड की वजह से, ब्रेक होने की वजह से
हमें कुछ फ्रूटफुल मिल रहा है, कुछ फायदा मिल रहा है यहाँ पे, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं तो ये कहूंगा। ये मैं क्या कहूंगा कि ये तो मेरे लिए कैसा है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। मजा आएगा मुझे इसमें, टूटने दो, मजा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डियर, हाँ फ्रूट नीचे गिर जाएंगे, अपन को खाने में मजा आएगा। अब यहाँ समझना, लेकिन जितेंद्र है क्लास में, ओके, हाँ रजत। तो लेकिन रजत ने क्या देखा, रजत ने भी एक एक्सपीरियंस फील किया। ये तो मैंने फील किया, रजत ने क्या किया कि रजत एक बार, अब इनमें से आप में से कोई प्लेन में बैठे हुए हो, आप में से कोई प्लेन में बैठा हुआ है? यस, कौन? लोकेश। ओके, पीयूष ने भी बैठा, लोकेश भी बैठा, तो कोई भी मान लो गोयल साहब बैठे, तो गोयल साहब को बिठा देते हैं प्लेन में, बहुत मजा आएगा इनके साथ। ठीक है, ये गोयल साहब है, ये गोयल साहब नहीं, ये प्लेन है, ठीक है। और ये कैबिन है प्लेन की। थोड़ा सा मेरा प्लेन भी क्या महंगा वाला है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग करूंगा मैं इसका। ठीक है, ये प्लेन है मेरे पास, ये मेरे विंग्स है इस प्लेन के। सामने से आ रहा है ये प्लेन, सामने से उड़ता हुआ आ रहा है, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये इंजन लगा हुआ है इसके नीचे, आपने देखा हो तो इसके नीचे इंजन लगा होता है, ये इंजन लगा होता है, ठीक है। और इसके अंदर पीयूष साहब बैठे हुए हैं, सॉरी पीयूष नहीं बैठा हुआ है अभी, तो गोयल साहब बैठे हुए हैं इसके अंदर, पीयूष को छोड़ो, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे अपन, जो आपके पास ये इंजन लगा हुआ है, अगर इस इंजन का इसके ऊपर इंजन क्या लगाएगा, यहाँ पे लोड लगाएगा आपके पास, इंजन क्या लगाएगा इन विंग्स, हाँ, इंजन क्या लगाएगा इन इन पे, आपके जो विंग्स है इन पे क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, इन पे क्या लगाने वाला होगा, ये लोड लगाएगा। और कल को इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से यहाँ पे कुछ क्रेक आ गया, या ये टूटने की पोजीशन में आ गया, तो थोड़े टाइम के बाद ये न्यूज होगी, थोड़े टाइम के बाद ये न्यूज बन जाएगी। तो डियर, यहाँ पे ये बताओ, बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? यहाँ ये क्या है? हार्मफुल है, ठीक है। हाँ हाँ, गोयल साहब गए इसमें, बस ये मान के चलो, आप किस्मत सही रही तो बच जाएंगे, बचा लेंगे अपन गोयल साहब को, क्योंकि गोयल साहब एक सिविल इंजीनियर है, और गोयल साहब को बिल्कुल पता है कि ऐसा काम नहीं होने देंगे। तो एक डिजाइन इंजीनियर ये चाहेगा कि जो भी स्ट्रक्चर बने, और उसके जो भी स्ट्रक्चर बने वो सेफ डिजाइन में हो। कभी अगर इसकी वजह से इस पे लोड आ रहा हो, तो किस टाइप का लोड है, तो सिंपल अपन देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब ट्रांसफर शियर लोड है। और ट्रांसफर शियर लोड की वजह से कहीं ना कहीं इसमें क्रेक आ रहा होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक लेवल के ऊपर पहुंच रही होगी। तो डिजाइन इंजीनियर यही चेक करेगा कि स्ट्रेस अपने पास परमिसिबल रेंज के अंदर रहे, तो किस हिसाब से मैं डिजाइन करूं। तो ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने यही बताने की आपको कोशिश की थी, यही इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कि जरूरी नहीं है कि हर जगह ये, जरूरी नहीं है कि शियर फोर्स हर जगह हार्मफुल ही रहे। यहाँ पे मेरे लिए फ्रूटफुल भी था, और यहाँ अगर मैंने बात की तो यहाँ तो काफी नुकसान होने वाला है, ठीक है।
तो इसलिए अपन इस पे बात नहीं करें तो अच्छा है। तो चलिए, एसएफडी बीएमडी में अपन ने ये देखा कि जो ये अपने पास जो ये ब्रांच थी यहाँ पे जो अपने पास ये अपने पास जो विंग था इसका, ये सारे के सारे एज अ बीम काम कर रहे थे, एज अ बीम काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो हम इस एसएफडी बीएमडी में यही बात करते हैं कि ये बीम होती क्या है। एसएफडी बीएमडी में हम यही बात करते हैं कि ये बीम होती क्या है। तो चलिए हम बीम की बात करें तो इट इज द स्ट्रक्चर which are subjected to which are subjected to which are subjected to transverse shear load, transverse shear load, इसे बोला जाएगा टीएसएल। क्या बोला जाएगा इसे? टीएसएल। ठीक है, टीएसएल। और ध्यान से देखिएगा डियर, इस ट्रांसफर शियर लोड की वजह से कहीं ना कहीं इंटरनली ये ब्रेक डाउन हो रही है आपके पास ब्रांच, ये ब्रांच कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रही है। तो हमने ये देखा, हम ये देखेंगे मतलब कि इस ट्रांसफर शियर लोड की वजह से आपका ब्रेक डाउन यहीं क्यों हुआ, ये ब्रांच यहीं से क्यों टूटी। मैंने ये कहा ये यहां से टूटा, मैं मान के चल रहा हूं, लेट सपोज, ठीक है, ये यहां से नहीं टूटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को कौन बताएगा कि ये अपन को बताएगा कि इस वाले सेक्शन पे इस ट्रांसफर शियर लोड की वजह से एक मैक्सिमम शियर फोर्स जनरेट हुआ, एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ, उसकी वजह से वहां स्ट्रेसेस जनरेट हुई और उन स्ट्रेस की वजह से वो वहां से ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पैरामीटर से हर चीज का। इसी तरह से अगर इस विंग इसकी बात की जाएगी तो ये यहां से क्यों ब्रेक हुई, ये यहां से क्यों ब्रेक नहीं हुई, तो इस लोड की वजह से ये देखा जाएगा कि ये वाली चीज हमेशा या फिक्स एंड से आपके पास कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक शियर फोर्स आने वाला है, एक बेंडिंग मूवमेंट आने वाला है। तो इस टीएसएल की वजह से डियर, इस टीएसएल की वजह से डियर आपके पास एक वेरिएबल शियर फोर्स मिलेगा और एक वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट मिलने वाला है। तो आप लिखोगे ड्यू टू दिस टीएसएल, ड्यू टू दिस टीएसएल, due to this TSL, a variable shear force, a variable shear force and a variable bending moment, a variable bending moment, a variable bending moment is find out. थोड़ा बड़ा लिखें, आवाज में वजन नहीं लग रहा, अब कैसे वजन लाए भाई आवाज में? कुछ पत्थर वत्थर रख दूं हैं? आवाज में वजन तो है, ऐसी बात मत करो आप। ठीक है, तो चलिए, बीम क्या है आपके पास? तो ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसपे आप टीएसएल लगाओगे तो टीएसएल समझ में आ गया, ट्रांसफर शियर लोड होता है। ठीक है, इस टीएसएल की वजह से एक वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा तो एक वेरिएबल शियर फोर्स मिलने वाला है आपके पास। ठीक है, बहुत मजा आएगा, टेंशन ही मत लो आप। ठीक है, अब अपन ये एसएफडी बीएमडी क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका रीजन, अपन एसएफडी बीएमडी इसलिए पढ़ रहे हैं कि कल को मुझे, देखो समझना मेरी बात, एक बात समझना, समझोगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ये आप सभी को पता है कि अगर कोई ये बीम है आपके पास तो इस बीम को जनरली कैंटिलीवर बोलेंगे। कैंटिलीवर क्या होता है? एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फ्री हो, एक एंड फिक्स हो, इसको अपन कैंटिलीवर बोलते हैं। ठीक है, अगर इस पे कोई ट्रांसफर शियर लोड लगा हो तो अपन ये देखेंगे इस ट्रांसफर शियर लोड की वजह से, पहले तो बताइए इस पूरी लेंथ में कितने क्रॉस सेक्शन एरिया है? बताइए इस पूरी लेंथ में कितने क्रॉस सेक्शन एरिया है? इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन एरिया हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनफाइनाइट मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, तो मैं यहां बना देता हूं ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है,
मैंने बना दिया कुछ ऐसा, इसका रेक्टेंगुलर है। तो देखना, अपन को ये देखना है कि इस पी की वजह से, इस पी की वजह से कौन सा सेक्शन सबसे पहले फेल होगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे पहला फेल होगा, अगर ये पता लग जाए कि ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया फेल होने वाला है, अगर मैं उसे सेव कर लूं, उसे बचा लूं, तो पूरी बीम को बचा लूंगा। पूरी बीम को क्या कर सकता हूं, पूरी बीम को बचा लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर जब एसएफडी बीएमडी अपन बनाएंगे, तो अपन ये देखेंगे कि जनरली इसका एसएफडी ये बनेगा और इसका बीएमडी ये बनेगा, ऐसा कुछ बनने वाला है। अब आपको इस ट्रांसफर शियर लोड की वजह से एक तो आपको एसएफडी मिलेगा और एक आपको वेरिएबल बीएमडी मिलेगा। पहली बात तो, अगर आपको ये दोनों डायग्राम पता लग जाए, तो आपको एक चीज पता लग रही है इस डायग्राम से कि शियर फोर्स तो हर सेक्शन पे कैसा है, शियर फोर्स की वैल्यू तो हर सेक्शन पे कैसी है, सेम। देखो इस डायग्राम से शियर फोर्स तो हर जगह कैसा आ रहा है, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसा आ रहा है, सेम। इस डायग्राम से आप पता कर पा रहे हो, देख के पता कर पा रहे हो। लेकिन जो बेंडिंग मूवमेंट है आपके पास, वो हर सेक्शन पे अलग अलग है। अब सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आपको कहां नजर आ रहा है, वो तो बताओ, कहां नजर आ रहा है सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट। अगर आप बच्चे से भी पूछा जाए कि यहाँ आपको सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट कहां नजर आ रहा है, तो आपने कहा सर फिक्स एंड पे ये नजर आ रहा है सर। डियर, अगर यहां सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट है, तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से मैंने स्ट्रेस बताई थी, सिग्मा बराबर एम अपॉन आई इंटू वाई। बताया था कुछ ऐसा हल्का फुल्का तो याद होगा, ठीक है। और अगले चैप्टर में तो पूरा सोल्व करके बताऊंगा। तो डियर, अगर यहां मूवमेंट मैक्सिमम है, मूवमेंट मैक्सिमम है, तो स्ट्रेस भी मैक्सिमम इंड्यूस होगी, स्ट्रेस भी मैक्सिमम इंड्यूस होगी। क्या बता रहा है ये, कि अगर मूवमेंट मैक्सिमम है तो यहाँ स्ट्रेस भी मैक्सिमम इंड्यूस होगी। तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन फेल होगा, तो सबसे पहले फिक्स एंड फेल होगा। हम्म। तो डियर, आप ये समझने की कोशिश करो सभी यहाँ पे कि चैप्टर को पढ़ाने का लॉजिक क्या। अरे भैया, डिजाइन इंजीनियर को तो क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अरे डॉक्टर को बीमारी के बारे में पता नहीं तो इलाज किसका करेगा, बोलो बोलो। अगर डॉक्टर को बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा तो इलाज किसका करेगा। जैसे कोरोना, कोरोना में डॉक्टर को पता ही नहीं है किसका इलाज करना है, बस वो गोली लगा रहे हैं, मतलब कुछ भी। तब इलाज किस किस चीज का होगा। इसी तरह से एक डिजाइन इंजीनियर कैसे डिजाइन करेगा, तो भैया पहले तो उसे क्रिटिकल सेक्शन देखना पड़ेगा। अगर उसे क्रिटिकल सेक्शन के बारे में ही पता नहीं होगा तो डिजाइन किस बात की करेगा। समझ में आ रही है बात। तो डिजाइन के लिए आपको आपको क्रिटिकल सेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बात आ रही है कि सर ये क्रिटिकल सेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए आपको एसएफडी और बीएमडी बनाना पड़ेगा। अगर आपको एसएफडी बीएमडी बन जाएगा, तो आपके पास क्रिटिकल सेक्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया लगने लगेगा। इसलिए अपन एसएफडी बीएमडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि अपन को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन के लिए मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। और इनकी वैल्यू कैसे मिलती है, तो इनकी वैल्यू एसएफडी और बीएमडी से मिलेगी आपको। तो चलिए एसएफडी बीएमडी के बारे में सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। टू टू नो द टू नो द टाइप ऑफ वेरिएशन, टाइप ऑफ वेरिएशन to know the type of variation, maximum value of shear force, maximum value of shear force, maximum value of shear force, and maximum value of bending moment, maximum value of bending moment. We draw the SFD BMD. We draw the SFD BMD. ठीक है। तो मुझे
टाइप ऑफ वेरिएशन कि भैया शियर फोर्स कांस्टेंट बना था अभी, बेंडिंग मूवमेंट का ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था अपन ने लीनियर, तो ये क्यों लीनियर बना, ये क्यों कांस्टेंट बना, इसका वेरिएशन जानना है तो अपन को एसएफडी वीएमडी बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको शियर फोर्स की तो एसएफडी बनाना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको बेंडिंग मूवमेंट की तो एसएफडी बनाना पड़ेगा। तो एसएफडी बीएमडी बनाने के पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैंने यहाँ लिखवा दिया है आप सभी को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब ये तो जनरल इसका इंट्रो था, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है जनरली। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं इसकी दुनिया में। तो इसकी दुनिया में घूमने से पहले इसके कुछ रूल हैं, कुछ रूल पे रूल है, अगर वो रूल आपको पता होंगे, उनके बारे में आपको जानकारी होगी, तो इसकी दुनिया में घूमना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ना तो आप इसकी दुनिया में कहीं भटक के कहीं आत्महत्या नहीं कर लो, तो तभी वीजा मिलेगा, बिल्कुल वीजा मिलेगा भी तभी। तो देखो वीजा लेना है तो कुछ बेसिक सीखने पड़ेंगे, तो उन बेसिक की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक पता होगा तो आप कोई सा भी एसएफडी वीएमडी बना सकते हो, और देख के ही बना दोगे एसएफडी वीएमडी, उस लेवल का अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके कुछ बेसिक्स में सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट, पहला बेसिक टाइप ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो डियर, अपन अपन जनरली तीन टाइप के सपोर्ट यूज करते हैं। तीन टाइप के आपको सपोर्ट यूज करने को मिलेंगे। ठीक है, एक सपोर्ट होगा जिसे अपन बोलेंगे फिक्स सपोर्ट, फिक्स या इसे बोला जाएगा रिजिड, फिक्स और रिजिड सपोर्ट। दूसरा आपके पास जो सपोर्ट होगा डियर, वो आपके पास होगा हिंज सपोर्ट, और इसी का नाम होगा पिन सपोर्ट, हिंज या पिन। और आपके पास तीसरा होगा रोलर सपोर्ट। आपके पास तीसरा होगा रोलर सपोर्ट। तो सबसे पहले फिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं डियर। डियर, ये फिक्स सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा किया जाता है, इस टाइप से फिक्स सपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और मान लीजिए इसके अंदर बीम लगा दी आपने, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स सपोर्ट। सॉरी, दैट इज द फिक्स सपोर्ट। अब सबसे पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि फिक्स सपोर्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है। इस फिक्स सपोर्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है? तो डियर, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत जनरल वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, जो टेक्निकली क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, जिसको देख के आपको फीलिंग नहीं आता है, ठीक है, फील नहीं कर पाते हो। पहले तो ना, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है ये बता दीजिए बस, जिसको फील नहीं कर पाते हो जनरली। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कुछ फील करवाने का। तो तीन टाइप की नंबर ऑफ रिएक्शन होती है डियर। आप सबने पढ़ा होगा कि एक तो इस पे वर्टिकल, एक रिएक्शन आपको मिलती है हॉरिजॉन्टल, और एक आपको रिएक्टिव मूवमेंट मिलता है एम ए। ठीक है, ये जनरली आपके पास क्या होता है, तीन टाइप के आपके पास क्या होते हैं, ये तीन टाइप की रिएक्शन होती है। अब इन तीन टाइप की रिएक्शन का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करो। इन तीन टाइप की रिएक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या है, इनको देख के क्या चीज की फीलिंग आएगी उसकी बात करो। तो डियर, यहां समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले मैं आपको इस आरएवी, इस वर्टिकल रिएक्शन के बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो आपके पास ये बीम है, ठीक है, और आपने मान लीजिए लेट सपोज आपने इस पे एक फोर्स लगाया पी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सिविल में टॉस में काम आएगी ये सारी चीजें। जब स्टैटिकली डिटर्मिनेंसी और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंसी निकालोगे, तो आप जब भी डिटर्मिनेंसी निकालते हो या इनडिटर्मिनेंसी निकालते हो तो उसके काम में आएगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो अच्छे से समझना। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत प्यार से बताना कि इस लोड पी की वजह से ये बी पॉइंट,
किधर की साइड शिफ्ट होगा? आपको क्या लगता है कि ये बी किधर जाना चाहिए? ये डाउनवर्ड जाना चाहिए, अपवर्ड जाना चाहिए, या हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो आप सबने कहा कि सर ये डाउनवर्ड जाना चाहिए, तो हम भी बोल रहे हैं कि ये डाउनवर्ड जाएगा। ये कुछ टाइम के बाद ये बी डेज पे आ जाएगा आपके पास। ये कहाँ आ जाएगा? ये बी डेज पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब इस वाले पॉइंट की बात करो, आप इस ए पॉइंट की आप बात करो, तो ये ए पॉइंट इस पी की वजह से कितना नीचे जाएगा? बोलो, ये कितना नीचे जाएगा? ये नीचे नहीं जाएगा। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। क्यों? तो सैया, नीचे से एक रिएक्शन लग रही है, नीचे से एक रिएक्शन लग रही है जो इस ए के कौन से मोशंस को रेस्ट्रिकेटेड कर रही है? तो कौन से मोशंस को? वर्टिकल मोशंस को रेस्ट्रिकेटेड करता है। वर्टिकल मोशंस को क्या करेगा? नहीं होने देगा, रेस्ट्रिकेटेड कर देगा। मतलब कोई सा भी लोड आ जाए इस पूरी बीम पे, ये ए पॉइंट ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशंस नहीं होगा, कोई मोशंस नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक चीज आप देखो, जब मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाऊंगा तो ये बीम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बिफोर द लोड एकदम स्ट्रेट रहेगा, और आफ्टर द लोड, लोड लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद ये बीम कुछ इस तरह से हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्टेड कर्व। इससे बोला जाता है डिफ्लेक्टेड कर्व, और इसे ही बोला जाता है इलास्टिक कर्व। इसे बोला जाता है डिफ्लेक्टेड कर्व या इलास्टिक कर्व। क्या है इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड कर्व? फाइनल पोजीशन ऑफ बीम आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड लगाने के बाद जो फाइनल पोजीशन होगी। अब यहां ध्यान से देखो आप, ये बी पॉइंट कहां पहुंच गया? तो बी डेस पे पहुंच गया। बी आपके पास कहां पहुंच गया? तो बी डेस पे पहुंच गया आपके पास। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वाई बी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। इस बी का कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है पी की वजह से? तो वाई बी, और इसे आप सिंपल लैंग्वेज में डिफ्लेक्शन बोलते हो। आप सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलते हो डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी। डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी। तो डिफ्लेक्शन इज नथिंग, इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे अपन डिफ्लेक्शन बोलते हैं। डियर, ए पॉइंट का कितना डिफ्लेक्शन होगा? अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि ए पॉइंट का कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो आप सबका जवाब होना चाहिए 0। ए पॉइंट कहीं नहीं जाएगा तो 0 डिफ्लेक्शन। तो ये बाउंड्री कंडीशन भी होती है किसी बीम की। किसी बीम की बाउंड्री कंडीशन नॉलेज से आती है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए उसकी बाउंड्री कंडीशन के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द वाई ए 0। तो इस वर्टिकल रिएक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या था? कि इसने वर्टिकल मोशंस क्या कर दिए, उस पे रेस्ट्रिकेटेड कर दिए। मतलब ये ए पॉइंट ना तो डाउनवर्ड मूव करेगा, ना ही ये अपवर्ड मूव करेगा, ये हमेशा फिक्स होगा, इसका कोई मोशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में क्या होगा? कि सिंपल सी बात करें, अगर कभी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो आपने ये देखा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ये बी कुछ डिस्प्लेस कर जाता है, और वो डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा, वो आपने डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। लेकिन ये ए पॉइंट कितना डिस्प्लेस करेगा? तो ए पॉइंट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसके हॉरिजॉन्टल मोशंस को रेस्ट्रिकेटेड करती है। तो आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिकेशन, या हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगी।
आप ये डेल लिखते हो, आप डेल डेल एल बराबर, आपको मैंने बार बार पढ़ाया था पी एल अपॉन ए ई, यही पढ़ाया था, यस या नो? यस या नो, यही पढ़ाया था मेरे ख्याल से आपको। डियर, अगर इसका आप और फिजिकल मतलब समझना चाहोगे तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। इसका मतलब होता है डेल बी ए, डेल बी ए बराबर पी एल अपॉन ए ई, और डेल बी ए का मतलब होता है डेल बी माइनस डेल ए बराबर पी एल अपॉन ए ई। ए पॉइंट का तो जीरो होता है, जीरो होता है ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट का तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो भैया ये जितना भी आ रहा है ये बी पॉइंट का है। पर यहां तक आपके पास मैं इसलिए नहीं पहुंचता हूं क्योंकि एसएससी जेई एई और आज तक ये अपने पास ईएस में भी नहीं आया, पर गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटी छोटी चीजें भी जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको मैंने दो चीजों के बारे में बता दिया, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। अब बात करें इस मूवमेंट की, इस मूवमेंट की बात करें तो समझना मेरी बात को समझना। डियर, ये पॉइंट है, आपको कुछ गोला नजर आ रहा होगा, इस टाइप का मान लो एक, ठीक है, इस टाइप का मान लो। अब इसे बड़ा कर देते हैं, अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो ये जूम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं थोड़ी इसकी दुनिया में। तो कुछ बड़ा भी कर दिया मैंने। डियर, एक चीज बताओ, एक चीज आप सब बताओ, ये पी, ये पी लोड इस ए पॉइंट को क्या रोटेट कराएगा? अभी तक तो इसने डिस्प्लेस, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ था। अब एंगुलर पे बात करो, कुछ एंगल पे घुमाने की कोशिश करेगा? करेगा साहब, करेगा, एक मूवमेंट देगा। कौन सा? क्लॉक। कौन सा मूवमेंट देगा? क्लॉकवाइज। ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा पीएल का। मान लीजिए लेंथ एल है, तो ये कितना मूवमेंट देगा यहाँ पे? पी इंटू एल क्लॉक। अरे मूवमेंट नहीं आएगा इस पी की वजह से, इस पी की वजह से यहां पे मूवमेंट आएगा नहीं आएगा? बोलो, इस वाले ए पे इस पी की वजह से मूवमेंट आएगा? हाँ। कैसा? क्लॉकवाइज। लेकिन ये सपोर्ट, ये मान लो ये मूवमेंट इस ऑब्जेक्ट को एंगुलर घुमाना चाहता है, तो मान लीजिए इसने 30 डिग्री घुमाया, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज घुमाया। किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश किया इसने? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन इसके पीछे एक ताकत छुपी हुई है, वो ताकत ये कहती है कि भैया इसे घूमने नहीं दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, घूमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टिव मूवमेंट आएगा, एक रिएक्टिव मूवमेंट आएगा, और इस रिएक्टिव मूवमेंट की वैल्यू हमेशा एम के बराबर होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये 30 क्लॉक घुमाएगा तो ये 30 एंटी क्लॉक घुमाएगा। तो ओवरऑल कितना घूमा? कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ ओवरऑल? ओवरऑल कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन? जीरो, जीरो एंगुलर डिफॉर्मेशन। और डियर, हमेशा याद रखिएगा आज के बाद, एंगुलर डिफॉर्मेशन को, एंगुलर डिफॉर्मेशन को मेजर, एंगुलर डिफॉर्मेशन को मेजर हमेशा किया जाता है किसमें? स्लॉप के टर्म में। स्लॉप इज नथिंग, स्लॉप का मतलब ही होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन। हाँ, एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब स्लॉप। तो ए पॉइंट पे स्लॉप भी कितना होने वाला है डियर? जीरो। कितना होने वाला है? जीरो। तो इन तीनों रिएक्शन का मतलब समझो। पहला, वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिकेटेड करेगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होने देगी, और रिएक्टिव मूवमेंट जो आपके पास आया, वो रिएक्टिव मूवमेंट उसे रोटेट नहीं होने देगा। ये तीन आपके पास पता लग गई, आपको क्लियर है? तीनों, तीनों चीजें क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद, अगर क्लियर होगा तो 2 मिनट देना मुझे डियर।
तो वापस निकल जाएं अपनी इस दुनिया से। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी दुनिया में। तो चलिए तीनों चीजें समझ में आ गई आपको अच्छे से। क्यों, देखो, हर चीज का मतलब आगे जाके पता लगने लगेगा कि यार हाँ, अब अपन को पिक्चर क्लियर है, क्या हो रहा है, क्या डिफ्लेक्शन होता है, क्या स्लोप होता है, वहां पे भी चिल्लाऊंगा। तो हर चीज का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। सब्जेक्ट जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चांस है कि उस सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चंस बन जाएं। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो पहले में, अब बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज याद रखनी पड़ेगी इससे। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपको करूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज याद रखनी है जो एग्जाम में आ सकती है। नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, और पूरे सॉम में जो अननोन होंगे दैट इज द रिएक्शन। पूरे सॉम में जो अननोन होते हैं वो रिएक्शन होती है। तो नंबर ऑफ अननोन इसमें कितने जाने वाले हैं? 3। ये आपके पास काम भी आएगा और आपने पढ़ा भी होगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी इसमें? 3 आपके पास होगा। ये आपके पास डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। किस फॉर्म में? डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी के फॉर्म में। जब स्टेटिकल डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी पढ़ोगे तो वहां काम आएगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं ये आपके, और कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट कहाँ काम आएगा? तो इसका कंसेप्ट डिफ्लेक्शन में काम आएगा। तो ये जो अभी तक पढ़ा वो डिफ्लेक्शन के लिए, ये जो अभी पढ़ा इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब दूसरे वाले सपोर्ट पे चलते हैं। दूसरे वाला सपोर्ट था अपने पास हिंज और पिन सपोर्ट। तो मैं अब हिंज और पिन सपोर्ट की बात करूंगा। हिंज और पिन सपोर्ट की बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हिंज और पिन सपोर्ट के बाद। तो सबसे पहले तो इसमें बात करें हिंज और पिन सपोर्ट में। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है डियर कुछ इस तरह से। एक तरीका तो ये है इसका रिप्रेजेंट करने का, और एक और तरीका होता है सिंपल। इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो तरीका तो रिप्रेजेंटेशन अपन को पता होता है जनरली। ये बताइए क्या है, कितनी रिएक्शंस आती है हिंज पे? पढ़ा हुआ है सभी ने। तो बताइए कितनी रिएक्शंस आती है हिंज पे? 2। कौन कौन सी आती है? तो आप बात करोगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस आएगी। एक तो आएगी आपके पास वर्टिकल रिएक्शन, एक आपके पास आती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना होता है डियर? मूवमेंट कितना होता है? तो मूवमेंट होता है 0। कितना होता है मूवमेंट? 0। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या मतलब है? तो अब इन दोनों का मतलब तो मैंने समझा दिया था आपको कि जब भी ये दोनों आएगी तो क्या बताएगी, ये तो मैं समझा चुका हूं आपको। अब ये 0 है, मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर ये आपके पास मूवमेंट 0 है इस पॉइंट ए पे, तो इसका मतलब क्या है? तो सी डियर, इसका मतलब ये है कि ये इस ए पॉइंट के अबाउट क्या कर पाएगा? बोलो क्या कर पाएगा? ए पॉइंट के अबाउट ये एंगुलर डिफॉर्म हो पाएगा। मतलब यहां इसके अबाउट ये क्या है? फ्री टू रोटेट है। फ्री टू क्या कर पाएगा? रोटेट कर पाएगा। कुछ ना कुछ थीटा जरूर होगा, कुछ ना कुछ एंगल पे रोटेट करेगा। 0 नहीं होगा डियर, 0 नहीं होगा। मूवमेंट 0 है इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ स्लोप जरूर होगा। डियर, अगर स्लोप 0 करना है तो कुछ ना कुछ रिएक्टिव मूवमेंट आना चाहिए। हाँ, मूवमेंट के लिए रेस्ट्रिकेटेड नहीं है, फ्री टू रोटेशन है। रोटेट करेगा ये इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ कुछ ना कुछ थीटा जरूर मिलेगा आपको। थीटा ए की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आपके पास डिफ्लेक्शन हमेशा इस पॉइंट पे 0 होगा। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है आपको? कहाँ देखा ये चीज? कहाँ देखा ये? तो
जितने भी आपके पास डोर होते हैं, जितने भी आपके पास डोर हैं, तो डोर में आप देखो कि जब आप उस डोर की बात करते हो, यस, डोर में हिंज लगे होते हैं, तो आप जब हैंडल से पकड़ते हो उस डोर को, ठीक है, जब आप, ये आपके पास डोर, ये उसका हैंडल, और ये कुछ हिंज लगे होंगे, यहाँ इधर की साइड हिंज लगे होंगे, ठीक है, आप यहां से इसे पकड़ते हो तो ये रोटेट करता है, अंदर या बाहर की साइड ये रोटेट करेगा, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा ये वाला गेट। लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि गेट को पकड़ा और गेट एक्स डायरेक्शन में आगे चल के आ गया होगा। ऐसा कभी देखा कि गेट को आपने पकड़ा और एक्स डायरेक्शन में आपके साथ ही आगे आ गया? नहीं देखा होगा ऐसा। हाँ, अगर किसी ने देखा होगा तो वो होगा जो पुरानी मूवी देखता होगा, पुराने जमाने की। जब दादी दादी नानी के जमाने में हवेलियां हुआ करती थी, हवेलियों में जब वो एंटर करते थे तो वो गेट हाथ में आ जाते थे उनके, और वो गेट को हाथ में लेके वापस पीछे की साइड होके गेट को लगा देते थे। तो बताइए उसमें क्यों गेट एक्स डायरेक्शन में आगे आ गया? बताइए उसमें गेट एक्स डायरेक्शन में क्यों आगे आ गया? क्योंकि डियर जो उसमें हिंज है, जो उसमें हिंज लगे हुए हैं, उनमें दीमक हो गया है बहुत टाइम की वजह से, उनमें दीमक हो चुका है, और दीमक उनकी ये रिएक्शन खा चुके हैं, ये दोनों रिएक्शन जीरो कर चुके हैं दीमक। तो दीमक ने जब ये दोनों रिएक्शन जीरो कर दी, तो अब ये गेट कहीं भी जा सकता है, आपकी इच्छा हो जहां लेके जाओ। तो इसमें ये चीज समझने अपने लिए इंपॉर्टेंट थी। तो नंबर ऑफ अननोन कितने इसमें? तो नंबर ऑफ अननोन इस केस में हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ अननोन इस केस में हो जाएंगे दो, ठीक है, रिएक्शन इसमें दो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इसी सीरीज में। याद रखना हर चीज। हाँ, स्लाइडिंग गेट, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। वो 1980 का टाइम हुआ करता था, अब अपना दूसरा जन्म हो चुका है, तो अपन नए नए हो चुके हैं थोड़े। अब रोलर सपोर्ट की बात करें डियर, तो रोलर सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं किया जाता है, या तो इस टाइप से बताया जाएगा या इस टाइप से बताया जाएगा। रोलर सपोर्ट, चैनल वाला नहीं, लोहे वाला, चैनल वाला, चैनल वाले में आपके पास रोलर लगा होता है, चैनल वाले में आपके पास रोलर लगा होता है डियर। इस रोलर की क्या खूबसूरती है, इस रोलर के ऊपर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? तो आप सभी को पता होता है कि रोलर में ओनली एक वर्टिकल रिएक्शन होती है, एक वर्टिकल रिएक्शन होगी। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी होगी? तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू जीरो होगी, और इसमें मूवमेंट भी जीरो होगा। अब बात करें इन दोनों से अपन क्या समझ रहे हैं, इन दोनों से अपन क्या समझ रहे हैं, तो बारी बारी से बात करें। पहले हॉरिजॉन्टल, डियर हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि ये वाली बीम जो आपके पास इस रोलर पे लगी हुई है, डियर मेरी बात समझना, अगर ये आपके पास रोलर सपोर्ट है, ये आपके पास रोलर सपोर्ट है, और ये मेरे पास बीम है, ये मेरे पास बीम है, तो ये बीम इस पे क्या कर सकती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी आपके पास, ठीक है, ये परमिट करता है, ठीक है। और मूवमेंट ये इसके अबाउट रोटेट भी कर सकता है, एंगुलर मोशन भी आ सकता है, लेकिन ये कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। कहाँ देखा? तो जो चैनल गेट आपका होता है, लिफ्ट के चैनल गेट में रोलर लगे होते हैं डियर। जब भी आप उसे पकड़ते हो तो वो एक्स डायरेक्शन में खिंच के चला आता है, खुल जाता है एक्स डायरेक्शन में आराम से, ठीक है। चैनल गेट्स आपने देखे होंगे, आजकल जितने भी नए नए मॉल्स खुले हैं उनमें ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है, जैसे आप गेट के सामने जाते हो तो सेंसर लगे होते हैं और गेट ऑटोमेटिक एक्स डायरेक्शन में खुल के सामने आ जाता है। तो ये सारे क्या है, उनके अंदर रोलर लगे हुए हैं डियर, उनके अंदर रोलर लगे हुए हैं। कभी रात को जाओ, खोद के आओ उनके अंदर तो पता लगेगा रोलर है, मत खोद के खोद मतलब चले मत जाना रात को। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ अननोन कितने इस केस में?
तो नंबर ऑफ अननोन इस केस में एक होगा, मतलब इस केस में रिएक्शन आपके पास एक होगी। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो हो गया। अब इन्होंने पूछा है लोकेश साहब ने कि सर मर्सिडीज बेंज में ऊपर गेट ऊपर खुलता है, और भैया ऊपर नहीं खुलता, वो स्लाइड उसके अंदर भी रोलर लगा होता है। अब रोलर आपने कैसे लगाया है वो आपको देखना है कि रोलर आपने किस डायरेक्शन में लगाया है। ऊपर ऊपर की साइड जा रहा होगा तो ऊपर के लिए परमिट कर देगा, एक्स में परमिट नहीं करेगा। ओमनी गेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो भी चीज आप रियल लाइफ में देखते हो उसको फील किया करो, तब जाके आपको को सब्जेक्ट की फीलिंग आएगी कि हाँ ये चीज अपन ने देखी है। ओमनी, बिल्कुल ओमनी जो भी आपके पास आता है जिसमें किडनैप किया जाता है, आपने देखा होगा किडनैपर ओमनी को ही ज्यादा यूज करते हैं। खुल जाती है, अंदर आदमी को डाला बंद किया, यूपी में तो बहुत चलता है ये चीज। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है इससे रिलेटेड। तो टाइप ऑफ सपोर्ट मैंने आपको बताया। अब डियर, मैं आपके पास सपोर्ट आपको पढ़ा चुका हूं। अब सपोर्ट जब अपन पढ़ लिए हैं, तो अब इस सपोर्ट की हेल्प से अपन को क्या बनानी है, बीम। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ बीम, सपोर्ट को ले लेके मैं बीम बनाऊंगा, और मैं आपको टाइप्स ऑफ बीम पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो अब सपोर्ट पूरा हो चुका है, तो इसी सीरीज में हम अब लेके आते हैं बीम। तो बीम का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। टाइप्स ऑफ बीम लेके आएंगे अपन। ठीक है, हाँ अब बहुत हो गया, अब आ जाइए, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। डियर, अपने अपने पास दो टाइप से बीम को क्लासिफाई किया गया। अपने पास दो टाइप से बीम को क्लासिफाई किया, तो अपन अब पढ़ रहे हैं बीम का क्लासिफिकेशन। तो बीम दो टाइप की होती है डियर। वन इज कॉल्ड द स्टैटिकली डिटरमिनेंट, वन इज कॉल्ड द स्टैटिकली डिटरमिनेंट, और एक होता है आपके पास स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट। स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट, स्टैटिकली डिटरमिनेंट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट। और इसके बताइए, मैंने आपको डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट के बारे में पहले क्लास में बताया है या नहीं? बताया है, बताइए, बोलो, डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया है या नहीं? हाँ बिल्कुल, बताए हैं। तो थोड़ा नॉलेज झाड़ दो अपना, क्या बताएं हम आपको। आज बहुत बारिश थी जयपुर में, उसकी वजह से मैं भीग गया, और मैंने शर्ट भी यहाँ के किसी का पहना हुआ है, देखो। तो आपके आपको हम बारिश में भी पढ़ाने आते हैं। हाँ, यहाँ पे अपनी नॉलेज मत करो, अपनी जानकारी मत निकालो कि एजाज भाई आप कहाँ से हो। तो आराम से अपल साहब आप पूछ लेना, पर्सनली चेट करिए। तो बताइए, स्टैटिकली डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट के बारे में क्या बताया था थोड़ा सा। पानी पी लिया जाए जब तक आपका कुछ हो। नहीं बताओगे ना तुम लोग कुछ नहीं बताओगे, मैं ही करूंगा सब कुछ अब। ठीक है, तो हम बात किए थे डियर, हम बात किए थे स्टैटिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन के बारे में। तो हमने बात की थी कि किसी भी कंपोनेंट को अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो 2D में, तो स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हमने कहा था तीन इक्वेशन होती है डियर। Summation of all forces in x direction must be zero.
समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, और मूवमेंट भी कितना होना चाहिए था डियर, जीरो। जिन्होंने क्लास नहीं ली है पहले वाली, वो आराम से समझ लो वापस, ठीक है। तो ये स्टेटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो ये तीन इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा उसे छोटा कर दो तो वो दिख जाए आपको, ठीक है। तो स्टेटिकल डिटर्मिनेंट और स्टेटिकल इनडिटर्मिनेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टेटिकल डिटर्मिनेंट की बात अपन करें तो वही बात बहुत जल्दी से कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ अननोन की वैल्यू, अब सॉम में अननोन कौन रहते हैं, तो मैंने पहले ही लिखाया था, सॉम में अननोन रहते हैं रिएक्शन। अगर नंबर ऑफ अननोन की वैल्यू आपके पास बराबर चली गई नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने अभी टॉस पढ़ के आए नए नए, वो अपना ज्ञान दे सकते हैं, मतलब अपने नॉलेज को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने ये पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ अननोन, अननोन सॉम में ओनली रिएक्शंस होती है, अगर वो नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशंस के बराबर हो जाए तो एसी बीम को अपन स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम बोलेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा क्योंकि पहले खुल के बात कर चुका हूं, ठीक है। हाँ, डी लेस देन इक्वल टू जीरो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डियर इसी में पहली बीम आती है अपने पास कैंटिलीवर, पहली बीम इसमें आती है कैंटिलीवर, ठीक है। कैंटिलीवर क्या होगी, कैंटिलीवर क्या होगा, जिसका एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो, दैट इज द कैंटिलीवर। लाइट इज गॉन, लाइट जा चुकी है आपके पास, बिजली यहाँ पे जा चुकी है। तो कब सिस्टम शट डाउन हो जाए आई डोंट नो, पर अपन पढ़ते जाते हैं, समझ में तो आ ही रहा है, क्लियर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड। कल मैराथन क्लास रख लें, बोलो कल मैराथन क्लास रख ली जाए, कल क्या मैराथन क्लास रख लें। उस मैराथन क्लास में अपन लेट नाइट तक, जब तक आपकी इच्छा करेगी तब तक पढ़ते जाएंगे, 12 1 2 जितने भी बजेगा, जितना भी बजेगा मैं पढ़ाता रहूंगा। जब आप थक जाओ मुझे बोल देना, ठीक है। तो कल मेरा आइडिया है, कल मैं मैराथन क्लास के बारे में सोचूंगा कि एक मैराथन क्लास रखी जाए आपकी, जिससे आपका कोर्स भी सही टाइम पे पूरा हो जाए, पूरे पूरे सब्जेक्ट के साथ। तो कैंटिलीवर ये आपने देखा, दैट इज द कैंटिलीवर, ठीक है। बात फिर बाद में करेंगे, कैंटिलीवर समझ में आ गया। बताओ नंबर ऑफ अननोन कितने, नंबर ऑफ अननोन कितने। तो कैंटिलीवर में नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं डियर, तो नंबर ऑफ अननोन कैंटिलीवर में 3 होते हैं, और उन 3 अननोन को निकालने के लिए मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, जो मुझे स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मिलेगी। थोड़ा डाटा कल रिचार्ज कर लेना आराम से, 1 2 GB डाटा एक्स्ट्रा रख लेना, ठीक है। तो डाटा वाटा कल याद रखना कि डाटा अपन को एक्स्ट्रा रखना है, तो सुबह से बचा के चलेंगे, यूट्यूब का कम कम यूज करेंगे, ठीक है। कल नहीं रखे तो परसों रख लेंगे, जैसा भी टाइम होगा, तो कल थोड़ा तो रखेंगे, ठीक है। तो कैंटिलीवर, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि ये आपके पास कैंटिलीवर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन 3, नंबर ऑफ अननोन कितने होंगे इसमें, 3, और इन तीनों को निकालने के लिए 3 इक्वेशन होगी, आराम से सोल्व हो जाएगा, ओके। दूसरा इसमें होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है डियर। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में आपके पास, आप बताइए इनमें से कौन सी बीम सिंपली सपोर्टेड है।
ओके, 2 दिन का टाइम दे। ओके, बताइए सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी है? तीनों ही सिंपली सपोर्टेड बीम है, या पहली वाली सिंपली सपोर्टेड बीम है, या फिर पहली दूसरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, या पहली तीसरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, या तीनों ही सिंपली सपोर्टेड बीम है जो इस कैटेगरी में रखी जाएगी? बताइए कौन सी सिंपली सपोर्टेड बीम है? ओके ओके, बहुत सारों ने आपने ऑल ऑफ देम आंसर किया है। हाँ, वेरी गुड डियर। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? तो दो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सॉरी सॉरी, रोलर है ना, रोलर है तो इसका नंबर ऑफ रिएक्शन एक, इसका नंबर ऑफ रिएक्शन एक, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन दो। ठीक है, यही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए? तीन। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? तीन। तीनों सोल्व हो जाएंगे तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, नंबर ऑफ रिएक्शन दो, नंबर ऑफ रिएक्शन इसके भी दो, तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिएक्शन? कितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन? चार। साउंड नहीं आ रहा है? बोलो, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, और वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आपके पास? फोर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन फोर, जबकि इक्वेशन कितनी है आपके पास? तीन। भैया मैथ में अगर तीन तीन अननोन होते तो तीन इक्वेशन चाहिए, चार अननोन होते तो चार इक्वेशन चाहिए। तो डियर, ये स्टैटिकल इक्विलिब्रियम ये स्टैटिकल इक्विलिब्रियम में, सॉरी, ये स्टैटिकल डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो ये बीम सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है जिस कैटेगरी में रखा जाएगा। इस कैटेगरी में जो रखा जाएगा वो ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चार अननोन है, चार अननोन है। कितने अननोन है? चार अननोन है, लेकिन इक्वेशन कितनी है? तीन। सॉल्व नहीं कर सकते तो स्टेटिकल डिटरमिनेंट बीम नहीं है ये आपके पास। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। एक अननोन इसका, एक अननोन इसका, क्योंकि रोलर है ना, रोलर है, तो रोलर है तो एक अननोन इसका, एक अननोन इसका, दो अननोन है, लेकिन इक्वेशन तीन है, सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना? लेकिन डियर, डियर इस रोलर का मतलब क्या है? इस रोलर का मतलब ये है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया, मान लीजिए आपने कोई इंक्लाइंड फोर्स लगा दिया, इंक्लाइंड फोर्स लगा दिया, तो एक तो वर्टिकल फोर्स आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा। अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया तो ये बीम भगेगी अब एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में से रोकने वाला कोई नहीं है, ये स्टेबल होगी नहीं।
ये स्टेबल होगी नहीं, स्टेबल नहीं है। तो डियर एक ही बीम रखी जाती है, ये वाली। और आपने जितने भी स्ट्रक्चर देखे होंगे, वो सारे स्ट्रक्चर में जितने भी आपने ब्रिज देखे होंगे, वो ब्रिज में यही लगाया जाता है आपके पास, यही लगाया जाता है। सर 3 कैसे होगा? दो रिएक्शन तो होगी हिंज की, रिएक्शन तो होगी हिंज की, और एक रिएक्शन होगा रोलर का। तो कितने रिएक्शन हो गए? 3 रिएक्शन हो गए ना। किसने पूछा ये क्वेश्चन? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि 3 कैसे होंगे, तो 2 रिएक्शन तो हिंज के, एक रिएक्शन रोलर का, तो नंबर ऑफ रिएक्शन 3 और नंबर ऑफ इक्वेशन 3। तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 4 अननोन लेकिन इक्वेशन 3, यहाँ 2 अननोन लेकिन इक्वेशन 3, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं है। अब डियर आप कोई बता सकते हो मुझे कि ये रोलर क्यों लगाते हैं अपन? क्या रीजन है कि एक बीम में हमेशा रोलर लगाया जाता है? अगर कभी आप दिल्ली जाओगे, तो दिल्ली के जितने भी मेट्रो के पिलर हैं, जैसे ये अगर बात करें, इनको हटा रहा हूं मैं, इनको मैं हटा रहा हूं। थर्ड बीम डियर सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। जब स्टेबल ही नहीं है तो सॉम में अपन हमेशा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब स्टेबल नहीं तो उसे यूज नहीं करेंगे। डियर जितने भी आपके पास पिलर लगे हुए हैं, जितने भी आपके पास पिलर लगे हुए हैं, और ये आपके पास मान लो मेट्रो का ट्रैक है ये पूरा का पूरा, ठीक है, कुछ ऐसी बीम है, तो ये रोलर क्यों लगाए जाते हैं? डियर ये रोलर क्यों लगाए जाते हैं, इनका क्या मतलब है? तो रोलर का मतलब तो अपन को समझ में आया था कि ये रोलर एक्स डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी है? 0। इसका मतलब ये रोलर एक्स डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डियर ये रोलर ही क्यों लगाए जाते हैं, इसका क्या रीजन है कि अपन रोलर लगाते हैं? तो डियर इसलिए लगाते हैं, बिल्कुल वेरी गुड। जो जो आपके पास हीट की मतलब टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो उन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ जगह और कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए आपके पास। तो जब भी ये एक्सपेंशन होगा तो आराम से ये इसके ऊपर क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी हल्की सी, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि रोलर है। और रोलर परमिट करता है इस चीज को। अगर परमिट नहीं करता तो उसमें स्ट्रेसेस आ जाती, क्योंकि अपन ने कल ही पढ़ा था कि अगर कोई चीज फिक्स है और वो बार अगर एक्सपांड कर रही है और उसे नहीं एक्सपांड होने दिया जाएगा, तो उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएगी और उसके वजह से वो टूट भी सकती है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, या रोलर लगा देते हैं। तो कभी भी अगर आप जब भी किसी किसी स्ट्रक्चर को देखो, मतलब किसी ब्रिज को देखो, किसी पिल्लर को देखो, तो उन पिल्लर के नीचे रोलर देखा करो और सोचा करो ये क्यों लगाए होंगे। तो आपको फिर आइडिया होने लगेगा, हाँ साहब इसलिए रोलर लगाया होगा, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम का अपन ने पढ़ा। और दूसरा रीजन होता है इसका, ये ये जो रोलर होते हैं आपके पास, इनका दूसरा रीजन ये होता है, दूसरा रीजन, आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगा इसमें कुछ फेल हो गया। यस ओके। तो दूसरा रीजन ये है डियर कि कभी कभी वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। अगर सिस्टम में वाइब्रेशन जनरेट होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा और सिस्टम टूट जाएगा आपके पास, ठीक है। हाँ वेरी गुड, स्पेशली अपन रेलवे ब्रिज में से यूज करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो वाइब्रेशन जब भी आएगा तो उस वाइब्रेशन को रिलीज करना पड़ेगा डियर। और वाइब्रेशन को रिलीज करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है कि जब भी वाइब्रेशन आए, इसने हल्का सा अपने आप को क्या किया, एडजस्ट किया, मूव किया, और वाइब्रेशन सराउंडिंग में क्या हो गए, वाइब्रेशन सराउंडिंग में क्या हो गए, वाइब्रेशन सराउंडिंग में रिलीज हो गए आपके पास। इसलिए भी इसे लगाया जाता है आपके पास।
इसलिए भी इसे लगाया जाता है। तो ये वाइब्रेशन को भी क्या करता था, रिलीज कर देता है। इसलिए हमेशा एक सिंपली सपोर्टेड बीम में एक सपोर्ट रोलर होगा, तो और एक सपोर्ट आपका क्या होगा, एक सपोर्ट आपका ये होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इसे क्या करेगा, स्टेबल करेगा। इसे स्टेबल करने वाला आपके पास होना चाहिए। तो दो चीज हो गई। तीसरा, तीसरी बीम बनाई जाएगी जो आपको पढ़ाई जाएगी, दैट इज द ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम, तीसरा बीम आपके पास होगा ओवरहैंग बीम। रिया, रिया ने क्वेश्चन किया है कि सर बियरिंग भी तो लगाते हैं। बिल्कुल बियरिंग भी लगाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे बियरिंग नहीं लगाएंगे तो वहां पे ये भी लगाया जा सकता है। ठीक है, बियरिंग अगर कहीं नहीं लगा हो तो ये भी लगाओ। ठीक है, तो हर जगह बियरिंग नहीं लगाते हैं अपन, कभी कभी डैम्पर लगा देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, मैं ये कह रहा हूं, ये भी एक तरीका है जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ओवरहैंग बीम की बात करते हैं अपन, तीसरी वाली। तो ओवरहैंग बीम देखिए डियर, डियर क्या किया और क्यों किया, कि जो आपके पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, इसी में एक सपोर्ट को अंदर की साइड क्या कर दिया, एक सपोर्ट को अंदर की साइड शिफ्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड द वन साइड ओवरहैंग, इसे अपन बोलते हैं वन साइड ओवरहैंग। वन साइड ओवरहैंग। हाँ, डैम्पर भी, डैम्पर क्या होता है, जो वाइब्रेशन को खा जाता है। जहां जहां ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा होगा वहां डैम्पर भी लगा दो, रोलर भी लगाया जा सकता है, तरीके हैं आपके पास। तो जरूरी नहीं कि मैं एक ही चीज पे लेके बैठ जाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कहा आपको कि सोम है, सोम से एग्जाम निकलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सोम ही सोम पढ़ेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, सोम के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट का भी जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से ये भी यूज है कि जहां डैम्पर यूज किया जा सकता है डैम्पर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो, अब ओवरहैंग बीम की बात है कि इसे बोलते हैं वन साइड ओवरहैंग। अगर आपने एक साइड को कर दिया, पहली बात तो डिटर्मिनेंट है। क्यों डिटर्मिनेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितने, सेम, दो इसके एक इसका, दो तो आपके हिंज के एक इसका, तीन अननोन, तीन इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम प्रेजेंट थी, ओवरहैंग क्यों बनाया गया, क्वेश्चन मार्किंग आ गया कि वाई आर यू यूज द ओवरहैंग, क्यों ओवरहैंग यूज किया गया जबकि मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम था। या ये बोला जाए कि सपोर्ट को क्यों शिफ्ट किया गया, क्या रीजन है कि सपोर्ट को अंदर की साइड शिफ्ट किया गया, कोई रीजन है या बे रीजन ही कर दिया कि एप्पल आधा है तो आधा ही रहेगा। तो क्या रीजन है कि इसको मैंने अंदर की साइड शिफ्ट किया। और कभी कभी तो आपने देखा होगा, टू साइड ओवरहैंग में बात करें तो ये बहुत साइड ओवरहैंग है आपके पास। तो आपको ये बताना है कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम मौजूद थी अपने सिस्टम में, तो इन सपोर्ट को अंदर क्यों किया गया, कोई रीजन है या ऐसे ही कर दिया, और रीजन है तो क्या है, सभी से क्वेश्चन है। बोलो, अरे बताओ क्या हुआ। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम मौजूद थी तो क्यों किया गया। ओके, और मोर मोर, कुछ भी, वेरी गुड। तो ठीक है,
आप सबके आंसर गलत हैं। एक चीज आप सभी मुझे बताओ। ओके। हाँ, रैम्बो संजय ने थोड़ा आंसर बिल्कुल सही दिया है, और राहुल ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, राहुल ने भी। डियर, आपने देखा होगा अक्सर, आपने देखा होगा कि अगर इस रस्सी की लेंथ ज्यादा हो, मतलब वायर मान लो, और ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पोल मान लो, इलेक्ट्रिकल पोल मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पोल और ये वायर, तो है ना, बिल्कुल कॉलम तो है ही नहीं है, ठीक है, कॉलम की बाद में करेंगे, ठीक है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। हम्म, अगर आपके पास ये लेंथ, अगर ये सपोर्ट के बीच का लेंथ बहुत ज्यादा हुआ, सपोर्ट के बीच का लेंथ बहुत ज्यादा हुआ, तो ये अपने लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा, और इसका डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये ऑटोमेटिक ही ब्रेक डाउन कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ही ये ब्रेक डाउन कर जाने वाला है। अगर आपके पास सपोर्ट के बीच का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो फिर वहां दिक्कत ये आती है कि अपनी वेट की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आता है, और वो ऑटोमेटिक ही फेल हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आने के कारण, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे कपिल मेहता साहब, ये ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंजीनियर ने सोचा कि क्या किया जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास डिफ्लेक्शन वाई मैक्सिमम आ रहा है। अब इस वाई मैक्सिमम को कैसे रिड्यूस किया जाए, इस डिफ्लेक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए, अगर इस पे बात की जाए अपने पास, तो अपन इस पे बात करें। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने सोचा और एक आइडिया लगाया कि चलो एक सपोर्ट को अंदर शिफ्ट करते हैं। जब अंदर शिफ्ट किया और वापस डिफ्लेक्शन देखा, तो ये बीम कुछ इस टाइप से, चलिए देखो ध्यान से, अब वही सारी है, वही सब आ रही है, 2 मिनट का सेकंड खत्म हो गया, ठीक है, ओके। अब आ रहा होगा, पहले माइक थोड़ा ऊपर था, अब माइक थोड़ा नीचे, और दैट इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ माइक, तो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और वॉइस आएगी।
ठीक। हाँ, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपन यहाँ करने वाले हैं वापस कि जब अपन ने एक सपोर्ट को अंदर की साइड थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो अब जब सेंटर पे डिफ्लेक्शन देखा आपने, जब सेंटर पे डिफ्लेक्शन देखा तो ये आया y1। मान लीजिए जब जब सेम यही है आपके पास, यही बीम है आपके पास और y मैक्सिमम आ रहा था आपके पास, मान लीजिए y मैक्सिमम आपके पास आ रहा है 10 mm। तो अगर अपन इस सपोर्ट को थोड़ा अंदर शिफ्ट कर दें, ये वाली चीज बना दें, तो y1 आया और मान लीजिए आया 8 mm। मतलब डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो गया डियर। डिफ्लेक्शन क्या हो गया डियर, अब डिफ्लेक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया आपके पास। मतलब सब अंदर की साइड शिफ्ट करने पे डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो जाता है आपके पास। अगर अपन ने इस सपोर्ट को भी अंदर कर दिया, अब डिफ्लेक्शन देखा, अब डिफ्लेक्शन देखा, तो अब डिफ्लेक्शन मान लीजिए आपके पास आया y2। तो इस y2 की वैल्यू और कम आएगी, मान लीजिए 5 mm। तो जैसे जैसे अपन सपोर्ट को अंदर की साइड शिफ्ट करते हैं, तो उनका जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक कम होता जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास लेंथ जाता है तो y मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा होगी, उससे कम y1 की, उससे कम y2 की। ये चीज होने वाली है। तो आपसे पूछा जाए कि अवरिंग बीम क्यों बनाई, तो आप कहोगे जब भी स्पान आपका बहुत ज्यादा लेंथी होता है, जब बहुत ज्यादा लंबा होता है वो, उसका लेंथ ज्यादा होता है, तो उसमें आपके पास सेंटर पे डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है। और इस सेंटर पे डिफ्लेक्शन को ओवरकम करने के लिए वी यूज द ओवरहैंग बीम। देन इन द ओवरहैंग बीम वी कैन शिफ्ट ए सपोर्ट इन द इनसाइड। जब हम अंदर की साइड इसे कर देते हैं तो सेंटर में डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है आपके पास। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब सही है, वेरी गुड। समझ में आ गया ये चीज। अब आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि ये तीनों बीम हम पढ़ चुके हैं, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंग बीम। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेटिकली इंडिटरमिनेट बीम पे मैं बात करूंगा। तो चलिए इसकी दुनिया में चलते हैं। स्टेटिकली इंडिटरमिनेट बीम, तो सबसे पहले यही बात कर ले क्या होगा। तो पहले भी बात करेंगे कि किया हुआ है कि नंबर ऑफ अननोन की वैल्यू, अननोन हमेशा रिएक्शंस होते हैं सोम में, तो नंबर ऑफ अननोन हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, यही कंडीशन होने वाली है आपके पास। तो चलिए इसमें अपन बात करते हैं स्टेटिकली इंडिटरमिनेंट में। तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें आपके पास पहली बीम रखी जाती है डियर, इसमें आपके पास पहली बीम रखी जाती है फिक्स्ड बीम।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.